This conference will now be recorded. अद्य सोमवासरः अथवा इन्दुवासरः आषाढ कृष्ण तृतीया दिनांक 26 जुलै 2021 चरक निदान अध्याय 6 रागेश्वामी शंखं चक्रं जलकान् ददतमृतकटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृत्यां शकपरिविलसन् मौलिनं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलां कटितटविलसच्चारुपीताम्बराख्यं वन्दे धन्वन्तरिन्दं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयार्तेषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दुष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापकोऽपिशक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः कार्यस्य वयं तु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मणि बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षं वीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छति सत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। दोषदर्शनम अदोषेषु अल्पदोषेषु वा भावेषु पात्र उदक अन्न सूप अपूप अदोष उपदंश परिवेशकेषु। तर्हि दोष न होने पर भी दोष दर्शन इस प्रकार का होता है। भुक्तवतश्च अस्य उल्लासा तथा उल्लेखनमपि आहारस्य अंतरांतर। खाना खाने के बाद उल्लास और शर्दन भी होता रहता है बार बार इस प्रकार का अंतरांतर थोड़े थोड़े देर के बाद। मुखस्य पादयोश्च शोफः, मुख और पाद इनमें शोफ इस प्रकार का तो ये भी एक लक्षण महत्वपूर्ण इस प्रकार का रहेगा। वैसे रिष्ट लक्षणों में प्रसिद्ध स्त्री मुखाच्चया, मुख से शुरुआत होकर पाद तक पहुंच जाता है शोफ स्त्रियों में, और पुरुषों में पाद से शुरू होकर मुख तक पहुंच जाता है, तो रिष्ट लक्षण बताया गया है। यहाँ दोनों एक ही साथ, दोनों जगह एक ही साथ निर्माण होता है। पाण्योश्च अवेक्षण अत्यर्थम, और आईने के सामने खड़े रहकर अपनी नाखून देखते रहना इस प्रकार का, ये काफी लोगों में दिखाई देता है। मेरे माँ उनमें भी ये लक्षण मैंने देखा है बचपन में। मुझे उस समय तो उसके बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन आईने के सामने खड़े रहकर अपने बहू को इस प्रकार से देखना, ये काफी देखा जाता है इसके बाद। अक्ष्णोः श्वेतावभासता च अतिमात्र, आंखों में श्वेतावभासता अतिमात्र इस प्रकार की दिखाई देती है। तो इसके आधार पर पांडुता का परीक्षण किया जाता है, और हम भी इसके आधार पर पांडुता है क्या देखते हैं, नाखूनों से देखते हैं। नहीं तो अक्ष्णोः अतिशुक्लता और श्वेतावभासता। बाहुश्च प्रमाण जिज्ञासा, बाहु का प्रमाण कितना है सिर्फ देखना ये एक अलग है,
और हाथ से मापने का प्रयास करना, ये प्रमाण जिज्ञासा है। स्त्री कामता, तो ये थोड़ा अजीब बात है कि शुक्र क्षय है और फिर भी स्त्री कामना की इच्छा इस प्रकार की होती है। जनरली कुर्वती रुचिन दोषा विपरीत कामना इस प्रकार की होनी चाहिए, लेकिन शुक्र क्षय होने के बावजूद भी स्त्री कामता ये होती है। निर्गृणित्वम तो क्रूरत्व या निर्गुणत्व, एक्चुअली निर्गुणत्व का मतलब किसी की लज्जा वगैरह न होना इस प्रकार का रहेगा, लेकिन निर्दयत्व ये भी एक अर्थ होता है। विभत्स दर्शनता चास्य कार्य, हमारे शरीर में कुछ विभत्स है इस प्रकार की उसको प्रतीति होती रहती है, वो निकालने की कोशिश करता रहता है। स्वप्नेश अभीक्ष्णम दर्शनम अनुकतकानाम उदकस्थानानाम शून्यानां च ग्राम नगर निगम जनपदानां शुष्कदग्ध भग्नानां च वनानां। आरसासाठी कोणता शब्द आला आहे? नहीं, आईना या दर्पण है, संस्कृत में दर्पण है, आईना हिंदी है। तो अनुदका नाम उदक स्थान, जहाँ पानी बिल्कुल नहीं है इस प्रकार के उदक स्थान, जलाशय, रिक्त जलाशय, इनको देखना बार बार सपनों में। शून्यानांच ग्राम नगर निगम जनपदानां, जो ग्राम नगर निगम जनपद इस प्रकार के हैं वो निर्मनुष्य इस प्रकार के हो गए, शून्य हो गए। शुष्क दग्ध भग्नानांच वनानां, वन जो है वो सूखे दग्ध भग्न इस प्रकार के हैं। कुर्कलास मयूर वानर शुक सर्प काकोलुकादिभिः स्पर्शनम संस्पर्शनम अधिरोहणम यानम वा। स्पर्शनम अधिरोहणम, तो ये कृकलास मयूर वानर वगैरह जो है, कृकलास का मतलब देखना चाहिए एक बार क्या है। सर्प काका 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 उलूक वगैरह से उनका स्पर्श होना, अधिरोहण या उन पर चढ़ जाना। यानवा श्व उष्ट्र खर वराहे ही, या श्व उष्ट्र खर यानी कि गर्दभ और वराह सुअर, कुत्ता, श्व यानी कि कुत्ता, तो इनके ऊपर आरूढ़ होकर कहीं पे जाना इस प्रकार। केशास्ति भस्म तुष अंगार राशिनांचा अधिरोहण, और केशास्ति भस्म तुषार अंगार, इनकी राशि पर चढ़ना। शोष पूर्व रूपाणी भवन्ति, तो ये शोष के पूर्व रूप इस प्रकार के। तो अगर हम सपनों के बारे में पूछेंगे तो ये पता चलता है इस प्रकार से, और फिर उसके आधार पर पूर्व रूप राजा यक्ष्मा का है या अक्षय का है, इस प्रकार से हम समझ पाएंगे। कुकुलास का यहाँ पे अर्थ नहीं दिया गया है। अतोर्ध्वम एकादश रूपाणी तस्य भवन्ति, इसके बाद में उसके 11 रूप होते हैं। तो तथा शिरसा परिपूर्णत्व, सर भर जाना इस प्रकार से। कास श्वास स्वर भेद, श्लेष्मण छर्दनम, कफ का छर्दन। शोणित स्टीवनम, रक्त स्टीवन। पार्श्व संरोजनम, पार्श्व में रुजा इस प्रकार की। अंशावमर्द, अंशस्थल में मर्द अवमर्द। ज्वर अतिसार अरोचक। तो ये एकादश अगर रूप है तो असाध्यता इसमें अगर बलवंश है उसके साथ में, तो ये असाध्य आता नाही मिळत, पण पूर्वी मिळायचं। क्या साध्यता देतो कळतं ना। पेशंटच जर नाही तसं तर साध्यता
एकादश बलमांस क्षय है और एकादश रूप है तो निश्चित रूप से असाध्य इस प्रकार का हो जाता है। बलमांस क्षय नहीं है तो एकादश रूप भी साध्य हो सकता है, त्रिरूप भी बलमांस क्षय होने पर असाध्य इस प्रकार का। एक रुग्ण है जिसे स्वप्न में बार बार पर से कौवा जा रहा है ऐसा दिखाई देता है, इससे भी इसी टाइप के स्वप्न समझेंगे क्या? सर पर से कौवा जा रहा है, स्पर्शनम के ले सकते हैं इसके बारे में, तो संभवतः राजा एक्ष्मा का पूर्व रूप कह सकते हैं। हाँ, ये अलग अलग है। राजा एक्ष्मा, हमारा राजा एक्ष्मा और टीबी ये कभी कभी हो सकते हैं कोइंसिडेंटली, लेकिन ए भी पॉजिटिव है या ट्यूबरकुलिन टेस्ट पॉजिटिव है, मॉन्टेक्स टेस्ट पॉजिटिव है तो ही राजा एक्ष्मा कहा जाएगा, टीबी कहा जाएगा, नहीं तो हमारे हिसाब से राजा एक्ष्मा समझकर चलना चाहिए। तत्र अपरीक्षेण बलमांस शोणितः बलवान अजाता रिष्टा सर्वैरपि शोषलिंगैः उपद्रुतः स साध्यज्ञेयः। तो सर्वैः शोषलिंगैः अपि उपद्रुतः, सर्व शोषलिंगों से व्याप्त अभिद्रुत होने पर भी अगर अपरीक्षीण बलवान से शोणित इस प्रकार का है, बलवान है और अजाता रिष्ट, ये बलवान अजाता रिष्ट है इस प्रकार का संधि है। पूर्वजांशी काही संबंध असावा कावळा डोक्यावरून जाणे, नहीं बता सकते। ये काकस्पर्श जो 10वें दिन होता है वो अगर स्पर्श नहीं करता है तो मृत व्यक्ति की कुछ इच्छाएं अधूरी रही है इस प्रकार का मानते हैं। और अगर कोई नजदीकी रिश्तेदार उनके बारे में बोले कि मैं ये पूरा करूंगा काम इस प्रकार से, तो काक स्पर्श हो जाता है, ये कई बार देखा गया है। तो काक एक्चुअली ये पूर्वजों से संबंधित इस प्रकार का एक पक्षी है और उनके रूप में आकर वो बलि का ग्रहण करता है, ऐसा हम मानते हैं इस प्रकार से। और फिर ये जो 10वें दिन पिंडदान दिया जाता है उसके बाद तुरंत अगर काका का स्पर्श हो जाता है तो माना जाता है कि कोई इच्छा अधूरी नहीं रही है। अगर नहीं मात होता है तो ये माना जाता है कि कोई इच्छा अधूरी रही है, और जब तक वो व्यक्त नहीं होती या कोई उसके बारे में वचन नहीं देता कि मैं पूरा करूंगा, तब तक काक स्पर्श होता नहीं है ये। पण हे अरिष्ट सूचक लक्षण ही असू शकतं ना। अरिष्ट सूचक होगा ही ऐसा नहीं, अरिष्ट लक्षणों में इंद्रिय स्थान में देखेंगे इसमें काफी थोड़े अलग इस प्रकार के लक्षण है, यही कुछ लक्षण है ऐसा नहीं है। और अरिष्ट लक्षणों को समझ पाना काफी डिफिकल्ट होता है। कुछ ही देर के लिए अगर अरिष्ट लक्षण होते हैं और हमें उस समय में पता नहीं लगता है तो ये काफी मुश्किल हो जाता है। और फिर उसके आधार पर पण इतर ठिकाणी ज्याला शोषी लक्षण दिसतात त्याच्या वेळेला हा शोध घेता येणार नाही का? रागयक्ष्मा धरता येणार, राजयक्ष्मा नको एवढा मोठा, पण म्हणजे कितीतरी बालक अशी असतात तरी हे असतं की तिथे शोषण लक्षण नाही धरायचं ना। शोष ये लक्षण हो सकता है दूसरे किसी व्याधि का, अग्निवाद्य का भी हो सकता है, ऐसा भी नहीं है, अग्निवा का हो सकता है। तो उसमें संदेह नहीं है, या शोष व्याधि भी हो सकता है हमारे हिसाब में। मॉडल में टीबी नहीं है लेकिन हमारे हिसाब में शोष व्याधि है, ये बात भी हो सकती है। लेकिन हर मरीज में ये अलगता से देखना पड़ेगा। अब कैंसर में कैकेक्सिया ये लक्षण बताया जाता है, खंगणे मराठी में जिसको कहते हैं,
तो ये शोष का ही है एक्चुअली। तो उसकी संप्राप्ति अलग है, कैंसर का ये शोष इस प्रकार का लक्षण इस प्रकार का हो जाएगा। बलवान उपचितो हि सहत्वात् वैद्यौषध बलस्य कामं सो बहुलिंगोऽपि अल्पलिंग एव मंतव्यः। बलवान और उपचित होने पर सहत्वात् औषधि व्याधि औषध बल से, व्याधि बल और औषधि बल इनको सहन करने में सक्षम होने के कारण कामम सुबहुलिंगो, भले ही वो अनेक लिंग वाला इस प्रकार का हो तो भी अल्पलिंग एवं मंतव्य है, तो भी उसको अल्पलिंग इस प्रकार का ही मानना चाहिए। तो ये एक अहम मुद्दा है कि व्याध्यौषध बल सहन करने की जिससे क्षमता है, शक्ति है, वो फिर भी ठीक है इस प्रकार से, और इसमें साध्यता होती है। लेकिन बलवांश परीक्षय अगर है तो त्रिरूप राजयक्ष्मा भी मारक होता है। तो ये बात भली भांति ध्यान में रखनी चाहिए। माधवराव पेशवा को राजयक्ष्मा हुआ था और वो बच नहीं पाए उसमें से। तो ये ऐतिहासिक उदाहरण इस प्रकार का है। अभी ये माना जाता है कि जब से एकेटी प्रचलन में आई है तो अभी राजयक्ष्मा के लोग नहीं मरेंगे, ऐसा लोगों ने सोचा था या साइंटिस्ट ने भी सोचा था। जैसे ही HIV आ गया, हाँ, तो HIV लोगों की मौत सभी की राजयक्ष्मा से होती है, ये काफी हद तक देखा गया है। तो उससे राजयक्ष्मा फिर से वापस आ गया HIV की जगह। अब ये HIV का लक्षण मानकर चलते हैं तो भी अगर बलवांश परीक्षय है तो वो मरने की संभावना होती है। मेरे पास एक मरीज था ज्यादा उम्र नहीं थी, 25-27 उम्र का था, और HIV फुल ब्लोन HIV इस प्रकार का था। तो मैंने दवाइयां, उस समय ज्वर, अतिसार ये भी लक्षण थे, कास ये लक्षण था। और जब मैंने ये सब ट्रीटमेंट शुरू करी तो उसने अच्छा रिस्पॉन्स दिया, ये सभी लक्षण तो चले गए और वजन बढ़ गया, काम पे ज्वाइन हुआ फिर से। तो ये काफी अच्छा इस प्रकार का रिजल्ट था। एक 6 महीने के बाद फिर से उसको अतिसार हुआ और मैंने बहुत सारी कोशिश की लेकिन फायदा नहीं हुआ। उसके बाद उसकी मौत हो गई। ये सातारा में था पेशेंट और मैं फिर से 1-2-3 बरस के बाद मैं सातारा गया तो उनके पिता मेरे सामने आ गए इस मरीज। तो वो सामने आए तो मैंने बात टाली नहीं और मैंने कहा कि मुझे अफसोस है, दुख है, लेकिन उस वो रिस्पॉन्ड कर रहा था, अचानक ये रिस्पॉन्ड बनना करना क्यों बंद कर दिया और उसकी मृत्यु क्यों हुई मुझे पता नहीं चला। आश्चर्य था कि वो बोले कि वो एड्स से मरा नहीं तो मैं बेचारा चौंक गया क्योंकि ये तो एड्स के जरिए मृत्यु हो गई इसी प्रकार का बताया। तो बोले कि एक्चुअली ऐसा है, जब हम आपके पास आए तो हमें बताया गया था कि सिर्फ 2 महीने का आयुष्य है और कोई चांसेस नहीं है बचने की। ये बात तो उन्होंने पहले नहीं बताई थी फिर आपकी ट्रीटमेंट से बहुत अच्छा परिणाम हुआ, 6 महीने अच्छे निकल गए और वजन बढ़ गया, काम पे जाने लगा, भूख बढ़ गई वगैरह इस प्रकार से। तो ये काफी अच्छा रिजल्ट था। फिर कुछ खाने की वजह से अतिसार हुआ और जब ये अतिसार हुआ तो उसने मान दिया कि बस ये गार्गिल की दवा से 6 महीने तो अच्छे गए, लेकिन एलोपैथी में तो कहा गया है कि 2 ही महीने का लाइफ है, अब मैं बचने वाला नहीं। डिप्रेशन में चला गया और मृत्यु डिप्रेशन से हुई। अब मुझे आश्चर्य लगा कि एक पिता अपने 25-27 बरस के लड़के के बारे में इस प्रकार का सोच सकता है कि मृत्यु केवल डिप्रेशन से हुई है, रोग का उसमें रोल नहीं है इस प्रकार से। तो ये काफी देखा जाता है इस प्रकार से, अगर डिप्रेशन वगैरह हो जाता है तो कोई बचा नहीं पाता।
इस प्रकार के मरीजों को। तो उस समय में एलोपैथी सोच रहे थे कि बस हमने अब इन्फेक्शियस डिसीजेस पे काबू पा लिया है, टाइफाइड को हमने खत्म कर दिया, टीबी को हमने खत्म कर दिया, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। और फिलहाल वो हुआ नहीं, टीबी वापस आया एचआईवी के जरिए, टाइफाइड भी आ रहा है, कॉलरा भी वापस आ गया इस प्रकार से। तो ये काफी सोच जो है वही गलत है कि केवल इस प्रकार से एंटीबायोटिक के जरिए हम इनके ऊपर काबू पाएंगे, ये सोच ही गलत है। और वैसे वैदिक सत्ता में डॉक्टर नाडकर्णी ने जो बात बताई है कि टीबी का ऑकरेंस रेट, टीबी का इलाज आने से पहले ही 75% से 12% तक नीचे आ गया। तो कोई संबंध नहीं है इसमें एंटीबायोटिक्स का वगैरह इस प्रकार का। अभी इसके कोविड-19 के बारे में भी वही बात है कि जबकि 80% केसेस में बगैर कुछ एंटीबॉडीज निर्माण हो गई है, तो ये हर्ड इम्यूनिटी है, उसका वैक्सीनेशन से क्या संबंध है? जो लोग मरने वाले हैं उनमें से भी रोग के जरिए मरने वाले कितने हैं और डिप्रेशन के जरिए मरने वाले कितने हैं, ये देखना जरूरी है। एक बार एड्स ये कोविड-19 हो गया, अस्पताल में दाखिल हुए और फिर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, रेमडेसिविर नहीं मिल रहा है, इससे जो डिप्रेशन आता है, ये डिप्रेशन मृत्यु का कारण बन जाता है। और लोग मानते हैं कि कोविड-19 से मृत्यु हो गई इस प्रकार से। जो सांख्यिकी विश्लेषण इस प्रकार का रहता है, वो इतने बाधित थे, इतने मर गए, तो डेथ रेट कितना है वगैरह। वास्तव में वो कोविड-19 से अगर मरे ही नहीं है, वो डिप्रेशन से मरे हैं। तो डिप्रेशन का इलाज होना चाहिए, इसका इलाज अलग चीज रहेगी, कोविड-19 का इलाज अलग चीज इस प्रकार की रहेगी। तो इसके बारे में सजग होना बहुत जरूरी इस प्रकार का रहेगा। और एनालिसिस जो होना है वो प्रॉपर एनालिसिस होना है। हम एक भीम की तरीके से एनालिसिस करते रहते हैं, एक बात ध्यान में बायस रहता है कि ये इससे हो रहा है इस प्रकार से। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वैक्सीनेशन का सेल कैसा होगा, ये भी दूसरी अहम भूमिका इसमें है, इसके पीछे। तो 80% में बगैर वैक्सीनेशन अगर एंटीबॉडीज निर्माण हो रही है तो वैक्सीनेशन का कोई रोल ही नहीं है इस प्रकार से। रिमेनिंग 20% जो है इसमें कोमॉर्बिडिटीज है, उसमें शायद लगा सकते हैं वैक्सीनेशन, लेकिन इसमें भी ऐसा है कि वो वैक्सीनेशन लगाने से उनको रोग हो जाए क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कम है। तो इस बारे में तो कोई सोच नहीं रहा, इस बारे में कोई बहस इस प्रकार की चल नहीं रही, ये अजीब इस प्रकार का है। तो व्याधि औषध बल ये दोनों को सहन करने की क्षमता होने पर बहुलिंगोपि सो बहुलिंगोपि अल्पलिंग तो अल्पलिंग ही समझ लेना चाहिए। वही सिलसिला कैंसर में भी है कि अगर आपका शरीर रोग को और औषधियों को सहन करने में सक्षम है तो उम्मीद है कि आप बच जाएंगे और ठीक हो जाएंगे। लेकिन ये अगर कम है, दुर्बल है और मानसिक स्थिति भी अच्छी नहीं है, मानसिक बल भी अच्छा नहीं है, तो संभावना ये ज्यादा है कि मृत्यु इसके जरिए हो जाएगी और उसका कारणत्व रोग को दिया जाएगा। वास्तव में रोग का उसका संबंध नहीं है। दुर्बलं तो अतिक्षीण बलमांस शोणितम अल्पलिंगम अजातारिष्टम बहुलिंगम जातारिष्टम च विद्यते। अतिक्षीण बलमांस शोणित ऐसा होने पर दुर्बल, अल्पलिंगम अजातारिष्टम, लक्षण ज्यादा नहीं है और रिष्ट लक्षण भी नहीं निर्माण है, बहुलिंगम जातारिष्टम च विद्यते, तो उसको बहुलिंग और जातारिष्ट इस प्रकार का। तो बलम यत्नेन पालयन, ये जो बात ज्वर चिकित्सा में बताई गई कि लंघन करना है, लेकिन लंघन करते समय बल के तरफ ध्यान रखना चाहिए, बल के ऊपर ध्यान देना चाहिए।
और बलाधिष्ठानम आरोग्यम यदर्थोयम क्रियाक्रम, आरोग्य का अधिष्ठान बल इस प्रकार का है, और जिसके लिए आरोग्य के लिए ये क्रियाक्रम इस प्रकार का किया जा रहा है। तो ये बल अगर क्षय होता है तो मुश्किल होता है। तो नेचुरोपैथी में लंघन का अतिरेक हो सकता है, और फिर उससे जो बदहानि होती है उससे भी पेशेंट बिगड़। वैसे हमारे यहाँ कृतान्न वर्ग काफी अच्छा है, और उसका भली भांति प्रयोग किया जा सकता है, ताकि लोगों का बल क्षय न हो इस प्रकार से। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए बलम यत्नेन पालयन्, ये बहुत महत्वपूर्ण इस प्रकार की बात है। अभी एक टेढ़ा सवाल हो जाता है कि कोविड-19 हो गया, एलोपैथी के अस्पताल में दाखिल हो गए, अग्नि अच्छा नहीं है, फिर भी वहां अंडे वगैरह सब खिलाते हैं, एंटीबायोटिक शुरू कर देते हैं, स्टेरॉइड शुरू कर देते हैं, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से खाना देने से शक्ति बढ़ेगी क्या, बल बढ़ेगा क्या, ये एक आम मुद्दा है इस प्रकार। जहां तक रस रक्त तक सवाल है, तब तक ये एलोपैथी में सलाइन देके और खून देके अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं। आगे वाले धातुओं में मांसक्षय इस प्रकार का हो गया, या फिर शुक्रक्षय वगैरह इस प्रकार का हो गया, तो मुश्किल बात होती है, क्योंकि इसके लिए एलोपैथी में तो कुछ नहीं है। हाँ, अभी प्रोटीन पाउडर वगैरह इस प्रकार के देते हैं, और मानते हैं कि उससे मांस इस प्रकार का बढ़ेगा या उसकी ताकत बढ़ेगी इस प्रकार से, लेकिन वो पचाने के लिए क्षमता, अग्नि की क्षमता भी चाहिए, और इसके बारे में किसी का ध्यान नहीं है। अग्नि एक कंसेप्ट ही नहीं है, और जो कुछ खाया जा रहा है उसका पचन हो रहा है नहीं हो रहा है, इसके बारे में कोई सुझाव नहीं है, कोई देखना नहीं है इस प्रकार से। तो ये काफी मुश्किल इस प्रकार की हो जाती है। तत्र श्लोकः समुत्थानं च लिंगं च ये शोषस्य अवबुध्यते पूर्वरं च पंचतत्वेन स राज्ञः कर्तुम् अर्हति। कारण लक्षण जो जानता है और पूर्व को भी जानता है, तत्वेन स राज्ञः कर्तुम् अर्हति, तो राजा की चिकित्सा करने के लिए योग्य इस प्रकार का। केनमो देण्यापूर्वी किमान रुग्णबल हे औषध सहन करण्यास सक्षम आहे की नाही, किंवा बलानुसार केमो डोस जर ऍडजस्ट केला तर अनेक रुग्ण वाचतील। सही है। शनिवार को ही मेरे पास 2 औरतें आई, बूढ़ी औरतें, 70-15, दोनों को ब्रेस्ट कैंसर था, और एक का तो काफी बढ़ चुका था, बहुत बड़ा हो चुका था, और लंग में मेटास्टेसिस था। दूसरे का स्थान पे ज्यादा नहीं था, लेकिन ब्रेन, लंग, लिवर सभी में स्केलेटन सभी में स्प्रेड। अब दोनों में बायोप्सी करवाई थी। बायोप्सी करके आगे क्या करना है इसके बारे में कोई सोच ही नहीं है। केमो दे सकेंगे नहीं दे सकेंगे, दूसरी औरत के बारे में उन्होंने कहा कि केमो नहीं दे सकेंगे कि वो सहन नहीं कर पाए, तो बायोप्सी क्यों की? उसमें तो ये CA 15.3 भी किया था, वो 452 था, तो ये काफी है ब्रेस्ट कैंसर है समझने के लिए। तभी पेट स्कैन वगैरह सभी रिपोर्ट्स बता रहे हैं कि ओरिजिनल ये ब्रेस्ट में है और यहाँ सभी पे स्प्रेड है, लेकिन केवल डायग्नोसिस ये प्रचलन में है। आगे क्या करना है, डायग्नोसिस का मतलब क्या है, ट्रीटमेंट देना है आगे। अगर ट्रीटमेंट नहीं दे पाएंगे या सहन नहीं होगी वो इस प्रकार से, तो करने में मतलब ही नहीं है इस प्रकार के इन्वेस्टिगेशंस। जो लोग बायोप्सी या FNSC के बिना रहते हैं उनका प्रोग्नोसिस ज्यादा अच्छा होता है। भले ही लक्षण ज्यादा हो, भले ही काफी स्प्रेड इस प्रकार का हो गया, तो भी इम्यूनिटी बढ़ाने के हिसाब से दूध पे आकर रखेंगे
और दवाइयाँ दे देंगे तो इम्यूनिटी बढ़ती है और धीरे धीरे रोग के ऊपर काबू पा जाते हैं। लेकिन ये सोच ही नहीं है कि हम डायग्नोसिस क्यों कर रहे हैं। अगर डायग्नोसिस करने से आगे कुछ ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे ऐसा निश्चित है तो करने में मतलब ही नहीं। एक ऐसा ही लंग कैंसर का बूढ़ा पेशेंट था और मेरी दवा चल रही थी। सीटी स्कैन के जरिए वो स्पष्ट हो रहा था कि ये लंग कैंसर ही है इस प्रकार से। फिर भी डॉक्टर ने बोल बोल कर उसका बायोप्सी करवाया। बायोप्सी होने के बाद निदान कंफर्म हो गया कि लंग कैंसर है और फिर बताया कि अभी नहीं कुछ कर सकते हैं क्योंकि उनकी शक्ति ही नहीं है केमोथेरेपी सहन करने के लिए। अरे तो बायोप्सी क्यों की? केवल ये दिखाने के लिए कि हमने कैंसर का डायग्नोसिस किया और छोड़ दिया फिर मरीज को। ये मूर्खता है। हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य पेशेंट अच्छा रहना चाहिए, ठीक होना चाहिए, ये उद्देश्य होना चाहिए। केवल इस प्रकार का निदान करके उसको छोड़ देना ये तो बिल्कुल गलत इस प्रकार का है। और फिर वही हुआ, रोग तेजी से बढ़ा और 2-3 महीने में उसकी मृत्यु हो गई। साध्या त्वचा दृष्टीने रक्ताबरोबर मांसोचा विषार प्राधान्याने केलेला दिसतो इतर धातूंपेक्षा वातव्याधी अपस्मारी कुष्ठी शोथित होईल गुल्मीच्या मधुमेहीच्या राजा यक्ष्मीच्या येऊन रहा अचिकित्सा भवन्ति येते बलमांस क्षयसे। हाँ, सही है। हाँ, और वैसे मांस शोष है, मांस का क्षय है ये, और बल का भी क्षय है, ये थोड़ा आसानी से देख सकते हैं। हाँ, तो इन परिस्थितियों में रसोप्यस्य न रक्ताय मांसाय कुत एव तु उपस्तप्तस्य शकुंता केवलम वर्तते कि रस उसका रक्त तक भी नहीं जाता है, मांस तक कहाँ जाएगा इस प्रकार से। और पित्त भाग ज्यादा निर्माण होता है, मल भाग ज्यादा निर्माण होता है, उसी के आधार पर वो जिंदा रहता है। तस्मात् पुरुषम संरक्षण विशेषेण राधेषु। और इसीलिए पुरुष का रक्षण करना बहुत जरूरी इस प्रकार का होता है। अतिसार न होने दे या अतिसार होने पर तुरंत उसको ठीक करें, ये बात इसमें अहम इस प्रकार की है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि हमें इसके बारे में थोड़ा देखना पड़ेगा। सममांस प्रमाण अस्तु समसंबंधन हो रहा, ये जो बात स्वास्थ्य के बारे में बताई गई है उसके ऊपर जिक्र करना चाहिए और वो अच्छे तरीके से कैसे मिले ये देखना चाहिए। इति अग्निवेश कृते तंत्रे चरक प्रति संस्कृति निदान स्थाने शोषण निदानम नाम षष्ठोध्याय। तो इस प्रकार से अग्निवेश कृत तंत्र और चरक प्रति संस्कृति में ये निदान स्थान में छठा अध्याय शोषण निदान ये समाप्त हुआ। मांसाचे कार्य लेपन आहे। मांस धातू इतके महत्व का धातूला इतके महत्व का दिले असावे साध्यत्वाच्या दृष्टीने शुक्राला नहीं दिले। ये गणेश महाराज ने बीच में एक प्रेजेंटेशन भेजा था, मैं देख नहीं पाया एक्चुअली। ये कवरिंग लेपन ये जो कार्य है ये काफी महत्वपूर्ण इस प्रकार का कार्य है। और कलाओं के विचार में खास करके मौसधरा कला ये एक अहम इस प्रकार की बताई गई है और उसमें सिरा वगैरह होते हैं। ये लेपन नहीं रहा तो भीतर जो जिसको ढका गया है उनका कार्य अच्छा नहीं होता, ये इसमें अहम मुद्दा रहेगा। और इसीलिए सिरा स्नायु को महत्व नहीं दिया गया लेकिन मांस को महत्व दिया गया, वो उपधातु बन गए लेकिन मूल धातु तो मांस ही रहा इस प्रकार या मेल इस प्रकार का। तो इसके बारे में मैंने भी काफी सोचने की कोशिश की है, अभी तक ज्यादा समाधान कर इस प्रकार का नहीं मिला है। वो जो बारात ने भेजा था वो शायद एक बार देख लूं और वो एनाटॉमी के हिसाब से है।
लेकिन हाँ, ये इसका संबंध गर्भाव क्रांति से होगा ऐसा लगता है। एंडोडर्म, एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म जो तैयार होते रहते हैं, और सेंसेशंस जो है, त्वचा मांस का उपधातु है, और नर्वस सिस्टम और रक्त, इन दोनों का संबंध सभी शरीर में होना है। तभी हमें शरीर में कुछ दुख रहा है, जलन हो रही है, इस प्रकार का ज्ञान होगा। और ये त्वचा, ये मांस का उपधातु होने के कारण उससे जुड़ा है, और वैसे रक्त से भी जुड़ा इस प्रकार का है। तो शायद ये बात है कि यहाँ उसका ज्यादा जिक्र होना जरूरी इस प्रकार का है। तो इति चक्रपाणि दत्तविरचितायां चरकतां टीकायां अवयवदीपिकायां ज्ञानस्थाने षष्ठोऽध्यायः, ये एक अध्याय। तो गणेश महाराज को बताएंगे कि वो शेयर करें। शारीर के बाह्य लेपन आणि अभ्यंतर लेपन दोनों अभिप्रेत होगा। हर ऑर्गन को बाह्य और अभ्यंतर लेपन ऐसा है क्या? ये हो सकता है। तो अभ्यंतर में भी इस प्रकार का लेपन आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। और प्रकृति के लक्षण में सुनिविष्ट शोणितास्थि वगैरह इस प्रकार का बताया गया कि गूढ़ इस प्रकार के है, दिख नहीं रहे हैं, नहीं तो सिराजाल संतत एक वृषता का लक्षण बताया गया। तो उसके ऊपर लेपन या आवरण होना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। और ये शायद मुझे लगता है कि जो त्रयो रोगो मार्ग बताए गए, कोष्ठ, शाखा और मर्मास्थ संधि, इनका ये जो तीन एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, इससे संबंध होगा। और गर्भाव क्रांति से लेकर इस प्रकार से धातुओं का संबंध रहेगा। तो इसके बारे में अगर हम सोच सकते हैं तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का। गर्भकलल स्वरूप मांसाचा गोळा आरंभ हो सकता है शुरू में इस प्रकार से, और उसी में ये डेवलपमेंट हो जाती है। आगे वाली सभी अवयवों का निर्माण होता है, सभी सिस्टम्स का निर्माण। ये इस प्रकार के कलल, अर्बुद वगैरह इस प्रकार के बताए गए हैं। स्त्री विवाह करना इस प्रकार से, तो उनके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। गर्भ कलल स्वरूप, हाँ ठीक। तो सप्तमोध्याय अथा उन्माद निदान व्याख्या से ना इथे स्वाहा भगवान। तो 7वां अध्याय उन्माद निदान, और आत्रेय आदि महर्षि ने इसके बारे में बताया है। तो कल हमारा ये प्रातिपदिक कोश का वर्कशॉप संपन्न हुआ खड़ग जिले में ग्राम गौरव प्रतिष्ठान में, और 32 लोग आए थे वैद्यों में से। तो ये संख्या भी अच्छी थी। हम 35 के बारे में सोच रहे थे, 35 की कैपेसिटी रखेंगे। 32 आ गए तो काफी ये कैपेसिटी फुल हो गई। और प्रातिपदिक कोश, ये डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट सॉफ्टवेयर और विकिपीडिया, इसके बारे में मार्गदर्शन हुआ, और कैसे काम करना है, क्या करना है। और अगर पीडीएफ फाइल है उपलब्ध तो उसको जेपेक में कन्वर्ट करके ओसीआर रन करके, चाहे इंटरनेट पे जाके ओसीआर रन कर सकेंगे। तो पीडीएफ से जेपेक कन्वर्टर तो मिलता है, और सेव एज करेंगे तो भी होता है वास्तव में ये। और अगर पीडीएफ भी नहीं है, केवल प्रिंटेड टेक्स्ट है, तो उसको भी फोटो निकाल के हम जेपेग में कन्वर्ट कर सकते हैं। और उसी पे मोबाइल में ऐप है, ओसीआर रन कर सकते हैं देवनागरी की। तो देवनागरी में करने से वो उसकी टेक्स्ट फाइल बन जाती है। फिर आपको किस प्रकार से उसको अगर एडिट करना है तो एडिट कर सकते हैं, शेयर करना है तो शेयर कर सकते हैं, इस प्रकार से।
तो एक अहम मुद्दा इसमें रहा कि अभी हम सभी ग्रंथों को प्रातिपदिक कोश में लेना चाहते हैं, कोई भी ग्रंथ छूटे नहीं। तो चरक सुश्रुत वाग्भट को तो ले लिया है, भैषज रत्नावली को ले लिया है, निघंटुस काफी ले लिए है। अभी दो ही निघंटु पर काम चालू है, एक भावप्रकाश निघंटु और अभिधान मंदिर। लेकिन बाकी जो 23 निघंटु है उनके बारे में वो कैसे इसमें शामिल हो जाए ये करेंगे, थोड़ा थोड़ा आसान रहेगा। उसकी पीडीएफ अवेलेबल इस प्रकार की है। तो उनमें से अगर ले लेंगे, मुझे मालूम नहीं है एडिटेबल फॉर्म में जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन हेरिटेज ये जो है, तो उसमें ये एडिटेबल फॉर्म में है क्या इस प्रकार से। तो वो अगर मिलते हैं, एडिटेबल फॉर्म में आ जाते हैं, तो फिर प्रोग्राम रन करके उसमें सिर्फ शब्दों को अलग अलग करना है, इतना ही है। और थोड़ा संधि का ज्ञान होना चाहिए कि संधि क्या है, उसको उस प्रकार से अगर अलग करेंगे तो ज्यादा बेहतर इस प्रकार का रहेगा। और फिर उसमें से प्रातिपदिक ढूंढना अच्छा आसान रहेगा। और प्रातिपदिक ढूंढ लेने पर उसके जो संबंधित चिन्ह है, साइंस है, वो उनको लगा सकते हैं, वो प्रोग्राम के थ्रू हो जाएगा। तो आगे का कार्य सिर्फ एडिटिंग का इस प्रकार का है। अगर उसमें कुछ गलतियां हैं, कहीं पे ये साइन नहीं चाहिए थी वहां पे आ गई है, और चाहिए थी नहीं आ गई है, इस प्रकार की अगर स्थिति है तो एडिटिंग करना है, तो ये प्रातिपदिक कोश में आ जाएगा। और एक बार प्रातिपदिक कोश में आ जाएगा तो फिर डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट दोनों के सॉफ्टवेयर के हिसाब से ये हमारे काम में आएगा। तो ये कैसे करना है, क्या करना है, इसका डेमोन्स्ट्रेशन कल यहाँ पे दिखाया गया है। ये ऑफलाइन प्रोग्राम था, हम सब इकट्ठा हुए थे वहां पे। अभी 71 लोगों ने हमारे ग्रुप में से इसके बारे में जिक्र किया था कि वो काम करना चाहते हैं। तो बाकी लोगों के बारे में भी ये थोड़ा ऑनलाइन सोचेंगे, उनका पुनः आना ये काफी मुश्किल अभी है। तो उसके बारे में एक अलग लेक्चर करेंगे। और ये ऑनलाइन कैसे करता है इस प्रकार से दिखाएंगे तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। ये एक अहम इस प्रकार का काम ये है। और दूसरा जो है वो टेस्टिंग ऑफ डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट सॉफ्टवेयर, और उसमें जो सुधार होने चाहिए उसके बारे में जो अभी प्रैक्टिशनर्स वैद्य है पुणे में, उनको वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और उनसे फीडबैक लेते रहेंगे कि इसमें ये सुधार चाहिए, वो सुधार चाहिए, इस प्रकार से। और मैंने और एक भी जिक्र किया था कि इन्वेस्टिगेशंस की रिपोर्ट रोमन लिपि में होते हैं, अंग्रेजी में होते हैं, तो उनके ऊपर भी ओसीआर अगर रन करेंगे वो तो आसान है, वो तो सभी प्रिंटर्स में मौजूद इस प्रकार का है, या हाँ नेट में भी मिल जाएगा। तो उसकी एक वर्ड फाइल बनेगी सभी इन्वेस्टिगेशंस की, जो वो एडिटेबल रहेगी। और फिर उसमें से जो इन्वेस्टिगेशंस है, क्रिएटिनिन पहले इतना था, अब इतना है, अब इतना हो गया वगैरह, ये हम एक्सेल शीट में दे सकेंगे। हाँ, तो एट ए ग्लांस रुग्ण की परिस्थिति कैसी है, बिगड़ रहा है, सुधर रहा है, स्टेटस को है, जो भी है वो हमें पता लग जाएगी। और ये भी अच्छा इस प्रकार का रहेगा। और विकिपीडिया के बारे में मेरा जब में इसका लेक्चर हुआ तो पहला महत्व जो देना है वो आरोग्य को महत्व देना है। कि स्वास्थ्य क्या है, उसकी डेफिनेशंस, उसके सभी संदर्भ मूल ग्रंथों से लेने हैं। और मैंने एक बात बताई थी कि जो भी हम बात कहेंगे, जो भी वाक्य रहेगा, उसको संहिता का आधार होना चाहिए। बगैर रेफरेंस हम कुछ नहीं बोलेंगे। अगर इस प्रकार से कुछ बोलना है तो बताएंगे कि हमारी सोच है, हमारा विषय विचार है, इस प्रकार से। लेकिन इस प्रकार से हो जाएगा तो ऑथेंटिसिटी आ जाएगी, और ऑथेंटिसिटी आ जाएगी तो विकिपीडिया में उसका समावेश इस प्रकार का हो जाएगा। और दूसरी बात भी मैंने ऐसी कही कि आयुर्योग गुरुकुल पुणे, ये हमने एक यूट्यूब चैनल शुरू किया है, मैं और सोनाली शिंदे इसमें प्रमुख हूँ।
तो उस YouTube में हम ये डालना शुरू करेंगे, ये जो विकिपीडिया की बात है या आरोग्य के बारे में है या आहार्य पदार्थों के बारे में काफी जिक्र करना है, कि जो विदेशों से आकर यहाँ प्रचलन में आ गए हैं, सोयाबीन, टोमेटो, मूंगफली वगैरह वगैरह, उनके बारे में भी हमें बताना है। जो पूरा संस्कार वर्ग इसमें आ गया है उसके बारे में भी हमें सोचना है, नए नए संस्कार इस प्रकार से आ गए और देशानुरूप किस प्रकार का ट्रेडिशनल डाइट है ये भी हमें समझ लेना चाहिए। उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है और एक द्रव्य गुण कर्म कोश भी इसमें बनेगा, उसके बारे में भी काफी जिक्र इसमें हुआ। तो मेरे ख्याल में ये काफी सफल रहा वर्कशॉप और ज्यादा क्लियर हो गया कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, इस प्रकार से। अभी सिर्फ बात यह है कि लोग आरंभ शुरू होते हैं और बाद में भूल जाते हैं या छोड़ देते हैं, तो वैसे नहीं होना है। जिन्होंने कल ये हम काम करेंगे ऐसा बताया, उनको हर हफ्ते एक अपडेट देना है कि क्या क्या हुआ, इस सप्ताह में काम क्या हुआ, उसके कोऑर्डिनेटर्स बने हैं और एक सभी का कोऑर्डिनेटर संदीप उबाड़े को रखा गया है। सभी के कोऑर्डिनेटर्स के बारे में वो सोचेगा इस प्रकार से। और फिर जितना डाटाबेस बड़ा हो जाता है होता होता रहेगा और सभी ग्रंथों का इसमें समावेश होता रहेगा, उतना हमारे लिए अच्छा इस प्रकार का रहेगा। तो जो मूल संकल्पना है कि क्यों कर रहे हैं, उद्देश्य क्या है इस सभी का, तो हम चाहते हैं कि आयुर्वेद विश्व के स्तर पर प्रथम पसंदी का वैद्यक बने बाय चॉइस इस प्रकार से। और उसके लिए चाहिए कि जो अभी खान पान लाइफस्टाइल वगैरह बातें हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करें, डेविएशन कौन सा है ये सोचे और फिर उसमें क्या कर सकते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा गणतंत्र जो जीवन शैली है उसके आधार पर जिए कि कैसे कर सकते हैं उसके बारे में सोचेंगे। खान पान के बारे में सोचेंगे कि नेचुरल या ऑर्गेनिक कम से कम इस प्रकार का ही आहार लेना है, तो उसके बारे में काफी जिक्र करेंगे। और तच्चनित्यम प्रयुंजित स्वास्थ्य येनान वर्तते आघातानां विकाराणां अनुत्पत्तिकरं चेत्, इस सूत्र के आधार पर किस प्रकार का खाना हमें नियमित रूप से लेना है, ये एक अहम मुद्दा इसमें रहेगा। और वैसे ये जो आरोग्य भूमि या ग्राम गौरव प्रतिष्ठान ये जो है ये काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्टर्स है ऑर्गेनिक फूड के। उनका 10 एकड़ का क्षेत्र है और वो ऑर्गेनिक पद्धति से खेती वहां पे करते हैं और आसपास के जो किसान है उनको भी उन्होंने प्रेरित किया है कि ऑर्गेनिक पद्धति से ही खेती करें इस प्रकार से। वहाँ पानी की बड़ी समस्या थी, इन्होंने काफी काम करके पानी के बारे में उसको स्वयं पूर्ण बनाया है उस सभी इलाके को। तो ये भी एक अहम मुद्दा इसमें रहेगा। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि जो वर्कशॉप संपन्न हुआ वो अच्छा रहा। सुबह 8:15 से 5:15 तक ये पूरा चलता रहा। सिर्फ एक बीच में भोजनावकाश और एक शिवर फेरी इस अंत में इस प्रकार की हुई। तो ये काफी अच्छा इस प्रकार का माहौल रहा। तो अभी पुणे वाले लोगों का अनुभव किस प्रकार का आता है, कितनी गंभीरता से इसमें जुड़ जाते हैं काम में और काम को आगे बढ़ाते हैं, उसके आधार पर बाकी लोगों से भी इसके बारे में बात करते हैं। जो लोग काम नहीं कर पाएंगे उनके लिए वो पैसे दे सकते हैं, ये भी ऑप्शन है। जेएसवीसी ग्रुप में अभी मेरा में क्या अकाउंट डिटेल्स दिए गए हैं, तो आप जो भी चंदा देना चाहते हैं उसमें दे सकते हैं। और ये एक सर्विस दी गई है इस प्रकार का माना जाएगा। और वैसे में मेरे प्रैक्टिस से पैसे डाइवर्ट कर रहा हूँ निरामय के अकाउंट के लिए।
और मार्केटिंग की भी जरूरत है आगे चलकर। ये डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट सॉफ्टवेयर के बारे में भी मार्केटिंग जरूरी इस प्रकार का है। तो और मैं दूसरा जो कर रहा हूँ नीरा में, ये कैंसर होलिस्टिक गाइडेंस, इसके बारे में भी मार्केटिंग की जरूरत सरकार की रहेगी। तो उन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए हम ये प्रयास करते रहेंगे, ऐसा थोड़ा सा होगा। तो देखते हैं कि डेडिकेशन के बिना काम नहीं होता। तो समर्पित भाव से काम करेंगे तो हम बहुत बड़ा काम कर पाएंगे, इसमें कोई संदेह इस प्रकार का नहीं है। और ये जरूरत है आज के जमाने की कि हमें इसके बारे में सोचना है। तो ठीक है, आज यहीं पे रुकते हैं, कल इसको आगे बढ़ाएंगे। आयुर्वेद प्रकाण्डो निगदितैः शल्यतन्त्रप्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने तां च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। ॐ शांति शांति शांति।